बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सहनुमान और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ सोलिसिटर आमिर मंजूर साहब मौजूद हैं। लंदन के अंदर, ईस्ट लंदन के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। इमिग्रेशन कवानीन के अंदर इनको बड़ी मैं कहूँगा गिरफ्त हासिल है और बड़े बड़े जो मैं कहूँगा फंसे हुए केसेस हैं वो भी इन्होंने हालिया दिनों के अंदर हल कराए हैं। आज इनसे पूछेंगे जो प्रीति पटेल ने कहा था फर्म एंड फेयर पॉलिसी में लेकर आ रही, उसके हवाले से पूछेंगे। उसके अलावा उनसे हम ये भी बात करेंगे कि जो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल जो इमिग्रेशन जो केसेस हैं वो सॉर्टेड होते हैं, वो किस तरह होते हैं और कौन कौन से लोग उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे कि जो एल्डरली लोग होते हैं जो जिनकी एज 60 के करीब होती है, 60 से अबव होती है, क्या उनको होम ऑफिस की तरफ से कोई रिलैक्सेशन मिलती है अगर उनका केस जो है वो पेंडिंग हो। ये सारी बातें आज हम इनसे पूछेंगे। जी आमिर मंजूर साहब, ये बताएं कि ये जो प्रीति पटेल ने कहा था फर्म एंड फेयर पॉलिसी में लेकर आ रही हूँ असाइलम सीकर के हवाले से, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। देखें, इसके अंदर दो चीज़ें स्पेशली मैं अपने जो साउथ एशियन कंट्रीज से रिलेटेड हैं उसके बारे में डिटेल से ज़रूर आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने जो असाइलम का जो सिस्टम है उसको सारे के सारे सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं। बेसिकली डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड का जो सारा एक प्रोसीजर था ये उसको फॉलो करने जा रहे हैं और सेम उसी तरीके से ये सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। वहाँ पर क्या होता था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जब वो उन कंट्रीज़ के अंदर एंटर होते थे तो उनको वो स्ट्रिक्टली डील करते थे और वो लोग जो लीगली एंटर होते हैं उनको उनसे थोड़ा सा डिफरेंस रख के तो असाइलम मैटर्स को डील किया जाता था। अब फ्यूचर में होने क्या जा रहा है, जो अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जो कंसल्टेशन होम ऑफिस ने जो है वो पब्लिश कर दी है जो कि 6 मई को क्लोज हो जाएगी। इसके अंदर उनका कहना ये है कि जितने भी असाइलम सीकर्स हैं अगर तो वो इलीगल एंटर होंगे यूके के अंदर तो उसके ऊपर जो है उनको जो लीगल एंटर जो रिफ्यूजीज की होगी एंट्री उससे डिफ्रेंशिएट करेगा। और उसमें क्या होता है कि जैसे जो लीगल कोई बंदा एंटर होता है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 ईयर्स का रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता था, लेकिन इस केस के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम 30 माह का वीज़ा देंगे और 30 माह के बाद हम दोबारा उसको रीअसेस करेंगे कि क्या उसको यहाँ पे रहने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। नहीं, ये 6 जून से क्या हो रहा है ये थोड़ा सा दोबारा बताएं। नहीं, ये बेसिकली एक कंसल्टेशन है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी होम ऑफिस के ऊपर पब्लिश की है। उसके ऊपर उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो पब्लिक है, मेंबर ऑफ पब्लिक्स, उनको इन्वाइट किया है कि आप इसके ऊपर हमें अपनी राय दें, ओपन डिबेट करें, इसके ऊपर राय दें। और इसके ऊपर बल्कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहूँगा जितने भी हमारे इमिग्रेंट्स हैं सुनने वाले कि वो इसके ऊपर जाएं और इसके ऊपर जाके क्लिक करके तो अपनी राय ज़रूर दें ताकि इनकी आवाज़ जो है वो होम ऑफिस तक पहुँचे। अच्छा, पर दूसरा ये जो पिटीशन हम कभी देखते हैं जब मर्जी पिटीशन आ जाती है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको एमनेस्टी दी जाए, और इसका कोई फ़र्क भी पड़ता है कि वैसी एक्सरसाइज करते हैं लोग? नहीं, देखिए, जब पिटीशन का जैसे आपको पता है कि एक सिंपली फार्मूला है कि जब कोई भी पिटीशन 1 लाख बंदा उसको साइन कर दे तो उसके ऊपर डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर। एमनेस्टी के ऊपर लास्ट टाइम एक जो थी वो पिटीशन थी वो 1 लाख लोगों को टच कर गई थी और उसके लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्रूटफुल डिबेट नहीं हुई। लेकिन ये अच्छी चीज़ है। देखें, अगर आप कोई चीज़, आपकी आवाज़ 1 लाख बंदे की जो पिटीशन साइन होके अगर पार्लियामेंट में जाएगी तो उसके ऊपर डिबेट हो तो उसका अफेक्ट ज़रूर होता है उसका। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा है कि इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ है ऐसे कि जैसे आजकल प्रीति पटेल ने पिछले दिनों बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए हम कुछ जो है वो कुछ लेकर आ रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। फिर प्रीति पटेल ने भी कहा कि हम इमिग्रेशन रूल ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि जिसके ऊपर हम सही काम चल रहा है, लेकिन हम सिर्फ उन लोगों को एंटरटेन करेंगे जो कि रियली डिजर्व इट। इसका क्या मतलब है? देखिए, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हमेशा ऑलवेज इसके ऊपर बात करते हैं, बोरिस जॉनसन, लेकिन प्रीति पटेल की तरफ से हमें कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना कुछ पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो नज़र नहीं आया। बल्कि जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन की और जो प्रीति पटेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये ऑलवेज बल्कि ये हमेशा उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि जो ऑलरेडी जो रूल्स एंड लॉ जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ सफिशेंट। वो ये कहते हैं कि जो ऑलरेडी लीगल रूट्स हमने लोगों को दिए हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ आ रहा है एमनेस्टी की ज़रूर उठ रही है। उसके ऊपर आपने देखा है कि बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा ये टाइट कर रहे हैं, जो न्यू इमिग्रेशन जो ये प्लान लेके आ रहे हैं। इसके अलावा आप अल्टीमेटली इनको लोगों की तो ज़रूरत है। देखें, जितनी भी स्किल्ड वर्कर तो ये लेके आएंगे, लेकिन जो अनस्किल्ड या लोअर स्किल्ड वर्कर है वो कहाँ से पूरे करेंगे। तो इस वजह से एक नज़र तो ये चीज़ आती है कि शायद मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसी चीज़ जो एमनेस्टी की मद में आ जाए जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। आवाज़ ज़रूर उठ रही है लेकिन अल्टीमेटली अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जिन लोगों का केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं असाइलम के और
क्या उनके लिए कोई ऑप्शन होती है कि आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल के की ऐसी एप्लीकेशन फाइल करें जैसा कि ह्यूमन राइट्स की है, और अभी बरतानिया ने ऐलान भी किया है कि वो जो ह्यूमन राइट्स का जो वो आर्टिकल उसको चेंज नहीं करे जो कि ब्रेक्जिट से पहले था। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, चूंकि ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट है वो चेंज ना करना बड़ी खुशाइंद बात है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है यूके का जो इमिग्रेशन का ज़्यादातर जो सिस्टम है जो आउट ऑफ लॉ या आउट ऑफ रूल्स जाता है, जब वो आर्टिकल 8 के ऊपर बेस करता है। ऑल दो के जो रूल्स हैं पैराग्राफ 276 है, इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने जो प्राइवेट लाइफ है उसको 20 ईयर्स की बेस पे, या इन्होंने इस हद तक भी कहा कि अगर आप 20 ईयर्स पूरे नहीं भी करते तो एक इन्होंने एक शिक दी हुई है कि अगर आपके कुछ सर्कमस्टांसेस इस नोयत के हैं जिसको हम कानून की ज़बान में इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स कहते हैं, यानी अगर आप अपने कंट्री में वापस जाकर सेटल नहीं हो सकते, आपके अपने कंट्री से टाइज खत्म हो चुकी हैं, तो आप उसकी बेस पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई मिसाल दे सकते हैं इसकी, क्या एग्जांपल है? देखें, अब एक टाइज अपने कंट्री से टाइज, एक बंदा इतने अरसे से यूके के अंदर मौजूद है, उसके पीछे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ना पेरेंट्स हैं ना उसकी फैमिली है, वो उसकी बेस पे भी वो एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स की कर सकता है। सेकंडली इनसरमाउंटेबल, कौन सा आर्टिकल होता है उस पे? बेसिकली आर्टिकल 8 है जरा, आपकी प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, और ये इटसेल्फ जो रीजन है कि नो टाइज टू द कंट्री ऑफ योर ओरिजिन, ये इटसेल्फ एक सफिशिएंट रीजन है इसके ऊपर एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी होता है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे रह रहा है लेकिन वो किसी एल्डरली पेरेंट या बच्चों के साथ इस कदर अटैच है कि वो वहाँ जाना ना बच्चों के लिए मुनासिब है ना उसके लिए मुनासिब है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या आता है? अच्छा, मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया है, चूंकि इसका बड़े कम लोगों को नॉलेज है। इसको मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, लेकिन इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। अच्छा, एक है कि अगर आपके पेरेंट्स ब्रिटिश हैं और अगर उनकी एज ज़्यादा है और अगर उनको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव केयर मौजूद नहीं है और वो अगर अटैच्ड हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चे समझते हैं कि अगर हम वापस चले जाएंगे तो यहाँ का जो मौजूदा केयर सिस्टम है वो हमारे पेरेंट्स की नीड नहीं पूरी कर सकेगा। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अगर किसी का बाप है या वालदा है, वो बेटी के साथ शायद नहाते हुए, टॉयलेट में जाते हुए वो ईजी फील करे, लेकिन किसी गैर के साथ हमारे जैसे मज़हब और कल्चर में ये चीज़ नहीं है। खाने का इशू है, ज़ाहिर अगर आप बाहर से ऑल्टरनेटिव केयर लेके आएंगे लेकिन आपके बूढ़े माँ बाप को उस तरीके से कोई एशियन खाना नहीं बना के देगा, ये तो उसकी मिसाल होगी अगर बूढ़े माँ बाप हैं आपके और वो ब्रिटिश नेशनल है। अच्छा, अगर आपके बच्चे ब्रिटिश हैं और बूढ़े माँ बाप जो हैं वो इलीगल यूके में मौजूद हैं, तो उस केस के अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं बच्चों के ऊपर। ठीक है, अगर तो उसमें अब वो डिपेंडेंसी फाइनेंशियल होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, और मेडिकल अगर उनको कोई रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है, अगर वो डिपेंडेंसी है तो यहाँ से आप उनका केस जो है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बेस के ऊपर कर सकते हैं। मैं वही उधर भी आने लगा था कि चलो ये तो आपने वो बात कर दी इसको फैमिली कंसिडरेशन के, लेकिन अगर दूसरा है कि बंदा मेडिकली अनफिट है कि उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है बट ही इज़ ए अनडॉक्यूमेंटेड, यहाँ पे इलीगल है, उसका केस चल रहा है, तो वो समझता है कि अगर उसको भेजा गया, डिपोर्ट किया गया, तो उसका इलाज यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी कोई है एक्सेप्शनल लीव? बिल्कुल 100%। देखिए, अगर मेडिकल कंडीशन आपको ट्रैवल करने के काबिल नहीं छोड़ती, जैसे रिसेंटली मैंने एक केस किया था, उसमें बंदे के हार्ट के ऊपर एक बैटरी लगी हुई थी, डॉक्टर ने ये लेटर इशू किया था कि अगर ये बाय एयर ट्रैवल करेगा ये बंदा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अब ऐसे अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या ऐसी कोई एक्सेप्शनल मेडिकल जो है वो रीज़न एग्जिस्ट करती है, तो होम ऑफिस को अगर आप वो एक्सप्लेन करेंगे तो ऑफकोर्स उसके ऊपर वीज़ा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सिंपली ये कहें जी कि डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है, ये तो नॉर्मल आपको पता सब एशियन को है, लेकिन उसके अंदर जो रीज़न है वो इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि या तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट बैक इन पाकिस्तान मौजूद नहीं है। जैसे एक और केस की मिसाल दे तो मेमोरी लॉस इटसेल्फ, एक मेरे पास एक बुजुर्ग थे, उनका मेमोरी लॉस का इशू था, उसकी बेस पे हमने केस विन किया कि भी बंदा जो है वो जाके वो घर से बाहर निकलता है तो वो अपने घर नहीं पहुंच सकता, वो रास्ता भूल जाता है। ये इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजन थी, और बैक इन कंट्री कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई घर बार नहीं है, तो उसकी बेस के ऊपर भी अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो वीज़ा मिलता है उसको डिस्क्रिशनरी लीव कहते हैं? जी, इसको डिस्क्रिशनरी लीव कहते हैं। इसको बेसिकली 2.5 ईयर्स का वीज़ा मिल सकता है, 3 ईयर्स का वीज़ा मिल सकता है। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक लोगों को चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके पास ये पावर एग्जिस्ट करती है कि वो अपनी डिस्क्रिशन किसी भी मैटर में यूज़ कर सकता है। अगर उसको नजर आता है कि ये जो केस है ये दूसरे केसेस से हट के है, उसके लिए इमिग्रेशन कवानीन के अंदर जरूरी नहीं है, होना जरूरी नहीं है। आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल जाकर भी वो डिस्कशन। अच्छा, चलिए आपसे एक और बात पूछ लेता हूँ कि परसेंटेज अगर हम कहें कि जो आप इमिग्रेशन के कवानीन करते हैं फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स,
तो कितने लोगों का विद इन रूल्स होता है और कितने परसेंटेज कितने लोगों का आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल होता है? देखिए, विद इन रूल्स ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, लेकिन आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल जब आपने डिस्क्रिप्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की लेनी है तो यू हैव टू प्रूव इट कि आपका जो सर्कमस्टांसेस हैं या आपका जो केस है वो नॉर्मल चीज़ों से या बियॉन्ड कोई ऐसी चीज़ है कि आप उनको प्रूव कर पाएँ। लोग क्या करते हैं, लोग छोटी सी चीज़ वो ऐसी बनती नहीं है कि जिसके ऊपर, इसका मतलब है किसी काबिल वकील के पास जाना चाहिए। बिल्कुल 100%। हाँ जी, हाँ जी। आपका केस देखें, आपका जो केस इटसेल्फ प्रेजेंट करना जो है या आपके जो सर्कमस्टांसेस है उसको विद एविडेंस प्रोवाइड करें। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे मेडिकल रीजन है कोई, लेकिन डॉक्टर का लेटर साथ है नहीं, ठीक है, जीपी से लेटर लें, उनको एक्सप्लेन करें, उनको बताएं कि भाई ये चीज़ें, आप डॉक्टर को तो नहीं पता कि आपका लीगल इश्यूज ने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है उसके अंदर। जब आप जीपी को अपने सोलिसिटर्स को रिक्वेस्ट करवा के सोलिसिटर्स के थ्रू जीपी को लेटर लिखवाएं और उनको बताएं कि हमारे पेशेंट की ये इंस्ट्रक्शंस है, हमारे क्लाइंट की ये इंस्ट्रक्शंस है, ताकि आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन करें। जब वो उसके अंदर एक्सप्लेन करेगा तो फिर आपके चांसेस हैं कि आप केस विन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर मंजूर साहब। आमिर मंजूर साहब में बता रहे थे कि इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तो रिलीफ है, बहुत सारे जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल भी उनके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो निकल आते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा सके या उनका यहाँ पर इस कंट्री के अंदर जो है वो स्टेटस जो है वो पक्का किया जा सके। तो इसी तरह हम आपको जो है वो जो है वीडियो आपके पास लेके आते रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम्स जो माहिर इमिग्रेशन कवानीन है उनसे आपकी मुलाकात भी कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह जो है वो लेटेस्ट इमिग्रेशन की खबरों से जो है वो आपको जो है वो ला कर देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।